हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ बंसल एकेडमी। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम 75 मोस्ट प्रोबेबल कॉन्सेप्ट्स कर रहे हैं सीएसआर नेट केमिकल साइंस के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस होती हैं वो हमारे पास होती हैं दो तरह की। ठीक है, एक होती है हमारे पास सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन, सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन। ठीक है, और एक होती है हमारे पास क्रॉस रिएक्शन। ठीक है, एक होती है क्रॉस रिएक्शन। ठीक है, ये होती है हमारे पास कैसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन दो तरह की होगी। ठीक है, सेल्फ एक्सचेंज एंड क्रॉस रिएक्शन। सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन, देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो देखो जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो बेसिकली जैसे सपोज Fe+2 है। ठीक है, Fe+2 से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ दूसरा एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें हमारे पास जो मेटल है वो Fe+2 है। ठीक है, दूसरा कॉम्प्लेक्स है जिसमें मेटल क्या है हमारे पास Fe+3 है। ठीक है, इसको मैंने Fe1 लिख दिया। ठीक है, इसको मैं Fe2 लिख देती हूँ। ठीक है, ये 1 2 सिर्फ इसकी रिप्रेजेंटेशन बता रही हूँ मैं। ठीक है, या तो एक काम कर लो, इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर लो, इसके ऊपर ना मैं स्टार बना देती हूँ। ठीक है, कि क्या है हमारे पास, ये Fe+2 है, ये दूसरा वाला Fe है। ठीक है, +3 वाला। तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो Fe+2 से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा Fe+3 में, तो Fe+2 बन जाएगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, Fe+3 को इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये बन जाएगा Fe+3। ठीक है, और क्योंकि Fe+3 ने एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया तो ये बन जाएगा Fe+2। ठीक है, अब ये स्टार वाला जो Fe है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी Fe+2। ठीक है, तो जब भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो देखो एक जो मेटल है, ठीक है, उसकी हमारे पास क्या हो रही है, उसकी हो रही है ऑक्सीडेशन। ठीक है, उसकी हो रही है ऑक्सीडेशन। ठीक है, और जो दूसरा मेटल है उसकी क्या हो रही है, उसकी हो रही है रिडक्शन, उसमें हो रही है रिडक्शन। ऑलराइट, अब देखो क्या है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन होती है उसमें ये दोनों रिएक्शंस क्योंकि हो रही है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों में हो रही है, दोनों रिएक्शंस हो रही है एक ही रिएक्शन में, तो हम इनको क्या बोलते हैं, हमारे हम इन इस तरह के रिएक्शंस को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। ठीक है, ये हमारे पास किसका एग्जांपल है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। ठीक है, अब क्या चीज है देखो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक में ऑक्सीडेशन हो रही है एक में रिडक्शन हो रही है, तो इन रिएक्शंस को हम और कौन सी रिएक्शंस बोलते हैं, इनको हम रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ऑल राइट। इसके बाद देखो नेक्स्ट चीज क्या है कि हमारे पास एक होती है सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शंस और एक होती है क्रॉस रिएक्शन। ठीक है, अब देखो जो सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शंस होती है, सेल्फ एक्सचेंज में जो दोनों मेटल्स होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, जो मेटल्स होते हैं इसमें वो सेम होते हैं। ठीक है, और जो क्रॉस रिएक्शंस होती है इसमें जो मेटल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जैसे यहाँ Fe+2 है तो सपोज यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास कोई दूसरा मेटल हो गया, कोबाल्ट हो गया सपोज। ठीक है, Fe+2 से कोबाल्ट+3 में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो हमारे पास वो किसका एग्जाम्पल हो जाता, क्रॉस रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाता है। ठीक है, तो हुआ क्या कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस है। ठीक है, ये दो तरह की हो सकती है, सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन जब दोनों मेटल सेम होंगे। ठीक है, और क्रॉस रिएक्शंस हो सकती है जब दोनों मेटल्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है, अब बात करें अगर हम, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि जो, आगे लिखवाती हूँ कि जो हमारे पास कैसी होती है, सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन होती है एक तो। ठीक है, और एक होती है क्रॉस रिएक्शन, क्रॉस रिएक्शन। ठीक है, जो सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन होती है इसमें जो मेटल होता है ना वो सेम होता है, तो इसको आप लिख लेंगे मेटल इज सेम। यहाँ पे आप लिख सकते हैं मेटल जो होता है, मेटल इज सेम। ठीक है, और क्रॉस रिएक्शन के अंडर आप लिख लेंगे मेटल इज डिफरेंट, इसमें मेटल क्या होता है, डिफरेंट होता है। ऑल राइट, इसके बाद देखो नेक्स्ट चीज क्या है कि जो हमारे पास सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शंस होती है ये कंपैरेटिवली स्लो होती है, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे कंपैरेटिवली स्लो। ठीक है, ये वाली थोड़ी रिएक्शन स्लो होती है और ये वाली फास्ट होती है। ठीक है, तो कंपैरेटिवली फास्ट। ठीक है, ये वाली रिएक्शन फास्टर होती है, तो आपसे डायरेक्टली अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी रिएक्शन फास्ट होती है कौन सी रिएक्शन स्लो होती है, तो आपके पास जो हमारे पास क्रॉस रिएक्शंस होती है वो कैसी होती है, फास्ट रिएक्शंस होती है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या होता है, उसके बाद हमारे पास आता है कि
कौन से मैकेनिज्म को ये रिएक्शंस जो होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन, ये कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करती है, ठीक है। तो ये हमारे पास मैकेनिज्म को जिसको फॉलो करती है, ठीक है, वो हमारे पास दो तरह के मैकेनिज्म है, ठीक है। कैसे है, दो तरह के मैकेनिज्म होते हैं। देखो मैंने आपको बताया कि दिस इज द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस कैसे ही हो रही है, तो नहीं, ये हमारे पास क्या होती है, किसी मतलब रिएक्शंस होती तो ऐसे है, लेकिन ये मैकेनिज्म को पर्टिकुलरली फॉलो करती है, ठीक है। तो हमारे पास जो मैकेनिज्म होता है वो दो तरह के मैकेनिज्म होते हैं। एक होता है हमारे पास इनर स्फीयर मैकेनिज्म, इनर स्फीयर मैकेनिज्म, ठीक है। और एक होता है आउटर स्फीयर मैकेनिज्म, आउटर स्फीयर मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये दो तरह के मैकेनिज्म्स होते हैं, ठीक है, आउटर स्फीयर एंड इनर स्फीयर मैकेनिज्म। अब देखो, सबसे पहले हम करेंगे जो मैकेनिज्म डिस्कस, और उसी से मैं आपको सारी रिएक्शंस के एग्जांपल, कोई मतलब एग्जांपल उठा लेंगे और उसी से हम समझेंगे। सबसे पहले है हमारे पास कौन सी, आउटर स्फीयर मैकेनिज्म। आउटर स्फीयर मैकेनिज्म वो समझेंगे, आउटर स्फीयर मैकेनिज्म, ठीक है। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे सबसे पहले आउटर स्फीयर मैकेनिज्म, ठीक है। सबसे पहले तो देखो क्या पॉइंट है कि जो हमारे पास ये आउटर स्फीयर मैकेनिज्म होती है, ये कैसे होती है, ये कैसे होता है जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जब होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहाँ से कहाँ होगा, फ्रॉम T2G टू T2G, ठीक है। जब T2G ऑर्बिटल से T2G ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो वो कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, वो करेगा आउटर स्फीयर मैकेनिज्म को फॉलो। T2G को हम क्या बोलते हैं, पाई स्टार भी बोलते हैं। पाई स्टार टू पाई स्टार जब हमारे पास क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन, तो हमारे पास कौन से मैकेनिज्म होगा, आउटर स्फीयर, ठीक है। आपको पता है डी ऑर्बिटल्स है वो स्प्लिटिंग हो जाती है उनमें, ठीक है। तो जब डी ऑर्बिटल्स में जैसे हमने ये ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग ले ली, ठीक है, तो ये वाली ऑर्बिटल T2G होती है, ये वाली ऑर्बिटल EG होती है। वैसे ये वाली T2G होती है, ये वाली EG होती है। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, सपोज यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ये ट्रांसफर होगा यहाँ को, इस वाले T2G को, तो ये इस तरह का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कौन से वाले मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, आउटर स्फीयर मैकेनिज्म को। तो सबसे पहले क्या है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होती है वो T2G से T2G में होती है, या फिर हाँ क्या बोलते हैं, पाई स्टार से पाई स्टार में ट्रांजिशन होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मा स्टार EG को, और इसको भी हम सिग्मा स्टार बोलते हैं, ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है कि यहाँ पे किसी भी मतलब मीडिएटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड, यहाँ पे किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। ऐसा क्यों मैं बता रही हूँ, बिकॉज जब हम इनर स्फीयर मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो वहां पे हम सबसे पहला पॉइंट यही नोट करते हैं कि वहां पे किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, वहां पे ब्रिजिंग लेगेंड जरूरी होता है। तो यहाँ पे लिख लो एग्जाम्पल एनी ब्रिजिंग लेगेंड, ठीक है, एग्जाम्पल एनी ब्रिजिंग लेगेंड, ठीक है। तो क्या होता है कि हमारे पास जो इनर स्फीयर मैकेनिज्म वाली रिएक्शंस होती है, तो वहां पे हम देखेंगे वहां किसी ब्रिजिंग लिगेंड की जरूरत होती है। तो जो वो जैसे क्लोरीन हो गया, वो ब्रिजिंग हो लिगेंड होता है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एक मेटल से पहले इस ब्रिजिंग लिगेंड में होता है, फिर ये ब्रिजिंग लिगेंड दूसरे वाले मेटल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं, देखो एग्जाम्पल है इसका, जैसे कि हमने एग्जाम्पल ले लिया FeH2O6 +2, ठीक है, प्लस FeH2O6 +3, ठीक है। अब आपको पता है ये वाला जो Fe है, ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, और इस वाले Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन कहाँ से ट्रांसफर होगा, +2 से +3 में। तो कैसे होगी ये रिएक्शन, यहाँ पे ये आ जाएगा FeH2O6, ये वाले की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, +3, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया, और क्योंकि इस वाले Fe ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, FeH2O6 +2, ठीक है। तो अब देखो, अगर हम इसका मैकेनिज्म देखें तो सबसे पहले हम इस वाले Fe को लेते हैं, है ना। यहाँ पे Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, Fe+2। Fe+2 में वाटर जो होता है वो वीक फील्ड लिगेंड होता है, ठीक है। वीक फील्ड लिगेंड का मतलब क्या हो गया, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है
H2 इज वीक फील्ड लिगेंड फॉर Fe+2, ठीक है। तो यहाँ पे ये वीक फील्ड हमारे पास लिगेंड की तरह काम करेगा, ठीक है। तो वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स बनेगा, वीक फील्ड मतलब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो Fe+2 हमारे पास क्या होता है, D6, तो D6 हाई स्पिन यहाँ पे बनेगा। तो 1 2 3 फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, हाई स्पिन है तो ऊपर जाएगा, ठीक है। 4 5 और 6, ठीक है। अगर हम Fe+3 की बात करें, Fe+3 में क्या होगा, ये Fe+3, ठीक है। Fe+3 में भी हमारे पास वाटर जो होता है वो कैसा होता है, वीक फील्ड लिगेंड ही होता है, ठीक है। वाटर जो होता है वो स्ट्रॉन्ग कब होता है, जब हमारे पास कोबाल्ट ऑनवर्ड्स जो हमारे पास मेटल्स होते हैं वो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +3 होगी। जैसे कोबाल्ट अगर +3 होता तो वाटर कैसा होता हमारे पास, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता, ठीक है। ये मैंने डिटेल में जो मैंने कोऑर्डिनेशन चैप्टर करवाया है वहां पे ये डिटेल में सारी चीजें समझाई हैं कि कब कब हमारे पास कौन सा लिगेंड होगा, वो कैसे बिहेव करेगा, ठीक है। सारे पॉइंट्स में लिखवाए हैं। अब यहाँ पे क्या है, Fe+3 है तो वाटर वीक फील्ड लिगेंड होगा अगेन। Fe+3 क्या होता है, D5, तो यहाँ पे भी क्या होगा, D5 हाई स्पिन, क्योंकि वीक कॉम्प्लेक्स है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो सकता है, हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये एक्साइट होके इधर जा सकता है, ठीक है। ये एक्साइट होके इधर जा सकता है तो ये चला जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो ट्रांजिशन है वो कहाँ से हुई, ये आपको पता है T2G होता है, ये T2G होता है, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन कैसे हुई हमारे पास, T2G से T2G में, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, पाई स्टार से पाई स्टार में हमारे पास ये ट्रांजिशन हुई है। यानी कि ये कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करेगी, आउटर स्फीयर मैकेनिज्म को फॉलो करेगी। और मैंने जैसे आपको यहाँ पे बोला कि ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके जाएगा इधर इस वाले ऑर्बिटल में, क्या ये वाला इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता, क्या ये वाला इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता, यहाँ है। तो देखो T2G में हमने इतना तो फिक्स कर लिया, बता दिया था मैंने आपको कि इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होते हैं वो T2G से T2G में ट्रांसफर होते हैं। तो T2G में तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स है, यही वाले इलेक्ट्रॉन की बात क्यों करी। तो यहाँ पे आप पॉइंट लिखेंगे कि हमारे पास जो रिएक्शन होती है, ये आउटर स्फीयर मैकेनिज्म वाली रिएक्शंस होती है, ये फास्टर कब होती है, ठीक है। देखो यहाँ पे ट्रांजिशन तो 4 पॉसिबल है ना, यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके दूसरे वाले T2G में जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी तो देखो 3 स्पेसिस अवेलेबल है ना। तो 4 इलेक्ट्रॉन जा सकते थे, लेकिन मैंने सिर्फ इस इलेक्ट्रॉन को बोला। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि हमारे पास कौन सी वाली ट्रांजिशन फास्टली होगी। तो उसके लिए आप लिखेंगे यहाँ पे आउटर स्फीयर मैकेनिज्म, आउटर स्फीयर मैकेनिज्म रिएक्शन will be faster if, कब होगी फास्टर, सबसे पहले कंडीशन तो जो थी हमारे पास कि रिएक्शन कैसी होनी चाहिए, T2G से T2G में होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड क्या है कि वो फास्टर होगी जब हमारे पास कैसी होगी, स्पिन अलाउड ट्रांजिशन होगी, स्पिन अलाउड ट्रांजिशन, ठीक है, ट्रांजिशन, ठीक है। कैसे देखो, यहाँ पे आओ दोबारा से इस एग्जाम्पल पे। यहाँ पे मैंने बोला कि हमने इस इलेक्ट्रॉन को ही एक्साइट करवाना है। अगर हम इस पर्टिकुलरली स्टेट की स्पिन निकालते तो क्या आएगी, यहाँ पे देखो अगर हम इस स्टेट के लिए स्पिन निकालते हैं तो जो स्पिन होगी, तो आप अगर इसके लिए स्पिन निकालते हैं तो कितनी स्पिन आएगी, देखो स्पिन हमारे पास यहाँ पे निकल के आएगी। देखो स्पिन कितनी होगी, ये दोनों इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास, एक की स्पिन प्लस हाफ एक की माइनस हाफ, इनकी तो 0 हो जाएगी। बाकी सबकी स्पिन देखो हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, तो कितनी होगी 4/2, है ना। तो यहाँ पे स्पिन आ गई 2, ठीक है। अगर वही यहाँ पे बात करें तो प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, कितनी स्पिन होगी 5/2, ठीक है। तो बोलने का मतलब ये है, सॉरी, पहले इसकी स्पिन कितनी थी, 2 थी, सॉरी सॉरी, मैंने कुछ इसकी स्पिन निकाल के बता दी। हाँ, पहले देखो इस स्टेट की स्पिन कितनी थी हमारे पास, 5/2 4/2 थी, यानी कि 2 स्पिन थी, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन, सिर्फ ये वाला इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे एक्साइट हुआ, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन फिर ऐसे आ जाएगा, ठीक है।
अब इसकी स्पिन भी देखो कितनी आएगी, इसकी स्पिन भी 4/2 ही आएगी। तो स्पिन देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के बाद जो स्पिन है, जब ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा तो जो स्पिन है वो क्या रहेगी हमारे पास, सेम रहेगी। तो ठीक है, तो ये कैसी है हमारे पास, स्पिन अलाउड ट्रांजिशन है। वहीं अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाते तो स्पिन हमारे पास डिफरेंट हो जाती, इस स्टेट की कुछ और स्पिन होती, इस स्टेट की कुछ और स्पिन होती। ठीक है, तो हमारे पास कैसी है, ये स्पिन अलाउड ट्रांजिशन है। ठीक है, तो स्पिन अलाउड ट्रांजिशन होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बताया था कि वहां पे कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन हमारे पास ये वाली थी। ठीक है, सिर्फ ये वाला एक्साइट होगा, क्योंकि बाकी एक्साइट होगी तो स्पिन अलाउड नहीं, स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन होगी। ठीक है, एक तो ये हो गया। ठीक है, थर्ड पॉइंट है कि अगर हमारे पास क्या होगा, अगर हमारे पास कैसे लगे होंगे, अगर हमारे पास पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स प्रेजेंट होंगे तब भी हमारे पास आउटर स्फीयर मैकेनिज्म से रिएक्शन फास्टर होगी। मैंने ये नहीं कहा, जैसे हम इनर स्फीयर मैकेनिज्म में पढ़ेंगे कि वहां पे हमारे पास क्या होना चाहिए, ब्रिजिंग लिगेंड की जरूरत होती है। ब्रिजिंग लिगेंड अगर होगा तभी रिएक्शन इनर स्फीयर मैकेनिज्म से जाएगी, बट अगर ब्रिजिंग लिगेंड नहीं होगा तो नहीं जाएगी। ठीक है, तो वहां पे वो मैंडेटरी कंडीशन है। लेकिन आउटर स्फीयर मैकेनिज्म में दिस इज नॉट द मैंडेटरी कंडीशन दैट pi acceptor ligand should always be there. ठीक है, this is not the condition. This is just कि outer sphere mechanism reaction will be faster. ठीक है, तो outer sphere mechanism reaction सिर्फ faster होगी उससे। कब होगी, जब हमारे पास कैसा होगा, pi acceptor ligand होगी। तो क्या होगा, if pi acceptor ligands are present। ठीक है, ligands are present। ठीक है, अगर pi acceptor ligand present होंगे। ठीक है, और क्या होगा, अगर हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशन होगी कि हमारे पास दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्सेस लो स्पिन होंगे, जैसे ये वाला मैंने आपको एग्जांपल करवाया था, इसमें हमारे पास दोनों कॉम्प्लेक्सेस कैसे थे, हाई स्पिन। वैसे अगर कंपैरेटिवली एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसमें दोनों ही कॉम्प्लेक्सेस हमारे पास कैसे हैं, लो स्पिन, तो वो रिएक्शन फास्टर होती। ठीक है, तो क्या होता, इफ तो लिखा हुआ है, चलो, इफ बोथ कॉम्प्लेक्सेस आर, इफ बोथ कॉम्प्लेक्सेस मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और जो गेन कर रहा है, दोनों कॉम्प्लेक्सेस कैसे होंगे, आर लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, ऑल राइट। अब देखो, जैसे कि इसका एग्जाम्पल है FeCN5 सॉरी CN6 4-, ठीक है, प्लस FeCN6 3-। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहाँ से कहाँ होना चाहिए, देखो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, देखो X-6 - 4, तो कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी इसकी, +2। और इस वाले Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी, +3। ठीक है, तो अब देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जब होगा हमारे पास तो वो कहाँ से कहाँ होगा, देखो ऑब्वियस सी बात है +2 से +3 में होगा। और हमारे पास क्या बन जाएगा, ये यहाँ पे बन जाएगा ये FeCN6 3-। ठीक है, अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +3, पहले +2 थी क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया, और इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, Fe+2, तो ये बन जाएगा FeCN6 4-। ठीक है, अगर हम इसका मैकेनिज्म पे जाएं तो एक बार देखो हमारे पास ये Fe+2 है। ठीक है, Fe+2 का मतलब क्या होता है, D6। और लिगेंड्स कैसे है, साइनाइड। साइनाइड तो स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड होता है, तो ये कैसा हो जाएगा, D6 लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, D6 लो स्पिन कैसे बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ क्या है, Fe+3, Fe+3 मतलब D5, और D5 कैसा होगा, लो स्पिन होगा क्योंकि साइनाइड लिगेंड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा 1 2 3 4 5। अब देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन हमारे पास एक्साइट होके इधर जा सकता है, वैसे इनमें से ये वाला इलेक्ट्रॉन कोई भी एक एक्साइट होके जो भी स्पिन अलाउड ट्रांजिशन से इलेक्ट्रॉन है ये वाले, ये एक्साइट होके हमारे पास इधर जा सकता है। तो क्या है हमारे पास बेसिकली T2G से T2G में ट्रांजिशन हो रहा है, नंबर 1 कंडीशन। तो यानी कि ये रिएक्शन फास्टर ही होगी। ठीक है, ये रिएक्शन आउटर स्फीयर मैकेनिज्म से ही जाएगी क्योंकि T2G से T2G में ट्रांसफर हो रहा है। दूसरी बात क्या है, ये स्पिन अलाउड है, तो यस दिस इज स्पिन अलाउड। ऐसे देख लिया करो, अगर हमारे पास क्या है, स्टार्टिंग में स्पिन ऐसे है और जब हम ट्रांजिशन कर रहे हैं तब भी उसकी स्पिन ऐसे ही है, तो यानी कि वो उसकी स्पिन चेंज नहीं हुई है, इलेक्ट्रॉन की स्पिन चेंज नहीं हुई, यानी कि वो स्पिन अलाउड ट्रांजिशन होगी। ठीक है, अगर ऐसा हो कि पहले स्पिन ऐसी थी और बाद में ऐसी हो रही है,
ऑपोजिट स्पिन हो रही है तो वो स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन हो जाती है। ठीक है, टोटल स्पिन निकालने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो क्या है देखो यहाँ पे स्पिन ऐसे है और यहाँ पे ऐसे वाली स्पिन के लिए देखो स्पेस भी अवेलेबल है, यानी कि स्पिन अलाउड ट्रांजिशन है। ठीक है, तो ठीक है ये स्पिन अलाउड ट्रांजिशन है। उसके बाद देखो अगर हम लास्ट वाले जो कॉम्प्लेक्स है इससे कंपेयर करें, यहाँ पे FeH2O था, वाटर इज नॉट पाई एक्सेप्टर लिगेंड एज यू ऑल नो दैट। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो साइनाइड होता है दैट इज अ पाई एक्सेप्टर लिगेंड। ठीक है, तो यानी कि अगर हम कंपेयर करें ये प्रीवियस रिएक्शन से, इस वाली रिएक्शन से इस आगे वाली रिएक्शन को, तो हम क्या बोलेंगे, दिस रिएक्शन इज फास्टर देन द प्रीवियस वन। रीजन इज कि यहाँ पे क्या है, पाई एक्सेप्टर लिगेंड लगे हैं। ठीक है, और यानी कि हम इस कंडीशन से, इस पर्टिकुलरली कंडीशन से हम क्या बोल सकते हैं कि ये वाली रिएक्शन आउटर स्फीयर मैकेनिज्म से ज्यादा फास्टर होगी पिछली वाली रिएक्शन के। उसके बाद ये वाला पॉइंट भी देखो इसको फास्टर प्रूव करता है, जो कि क्या है, बोथ द कॉम्प्लेक्सेस शुड बी, इफ बोथ द कॉम्प्लेक्सेस आर लो स्पिन तो रिएक्शन विल बी हमारे पास फास्टर। तो यहाँ पे दोनों कॉम्प्लेक्सेस देखो कैसे हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस है, यानी कि ये रिएक्शन इस वाली चीज से भी फास्टर होगी, क्योंकि प्रीवियस वाली रिएक्शन में क्या था, हमारे पास दोनों कॉम्प्लेक्सेस हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस थे। ठीक है, इसके बाद देखो होता क्या है, देखो जैसे ये है Fe, ठीक है, यहाँ पे है ये साइनाइड लिगेंड लगा हुआ। ठीक है, ऐसे साइनाइड। ठीक है, तो यू ऑल नो दैट जो साइनाइड होता है वो हमारे पास कैसा होता है, पाई एक्सेप्टर लिगेंड। ठीक है, तो पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, ये हो गया Fe हमारे पास +2 वाला, और ये हो गया Fe+3 वाला। तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से कहाँ आना है, इस वाले Fe+2 से इस Fe+3 में हमारे पास इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, तो देखो क्या है कि हमारे पास क्या है, ये होता है पाई एक्सेप्टर लिगेंड। ठीक है, पाई एक्सेप्टर कौन होता है, जिनके पास पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल खाली पड़ा होता है और पाई स्टार की एनर्जी भी काफी कम होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन इजिली आ जाता है। ठीक है, तो ये जो पाई स्टार है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, और पाई स्टार क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जो कि खाली है, वो अपने में इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा अपनी तरफ को। तो Fe+2 से Fe+3 में तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होना ही है, लेकिन अगर इस तरह का हमारे पास लिगेंड प्रेजेंट है जो कि एक्सेप्टर है, तो वो इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो फटाफट से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा होता है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद ना एक ऐसा एग्जाम्पल है, ठीक है, जहां पे जो कि काफी ज्यादा बार पूछा भी गया है, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चंस में। और वो एग्जाम्पल देखो क्या है, CO NH3 6 +2 प्लस CO NH3 6 +3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कैसे हो गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ऑब्वियसली ये कोबाल्ट +2 है, ये कोबाल्ट+3 है, कोबाल्ट+2 से कोबाल्ट+3 में इलेक्ट्रॉन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये कोबाल्ट+3 बन जाएगा। तो ये वाला बन जाएगा CO NH3 6 +3। ठीक है, प्लस ये वाला कोबाल्ट क्या बन जाएगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये बन जाएगा CO NH3 6 +2। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट चीज क्या आती है, उसके बाद आता है यहाँ पे क्या है, कोबाल्ट+2 और यहाँ पे क्या है, कोबाल्ट+3। देखो इंटरेस्टिंग चीज क्या है, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है जो ये रिएक्शन है कौन से मैकेनिज्म से जा रही है, ये हमारे पास आउटर स्फीयर मैकेनिज्म से ये रिएक्शन जा रही है। ठीक है, आउटर स्फीयर मैकेनिज्म। ठीक है, सबसे पहले ये वाला मैकेनिज्म जो है वो फॉलो करिए, ये वाली रिएक्शन। ठीक है, अब देखो हो क्या रहा है इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन में ना हमें कुछ एक्साइटेशन की जरूरत पड़ती है। क्यों, देखो ये है कोबाल्ट+2। ठीक है, कोबाल्ट+2 हमारे पास क्या होता है, कोबाल्ट+2 होता है D7। ठीक है, D7 हाई स्पिन हो गया लो स्पिन, तो मैंने ऑलरेडी ही मतलब जब ये वाला चैप्टर करवाया है तो उसमें मैंने ये चीज समझाई है कि जो कोबाल्ट+2 होता है उसमें जो अमोनिया होता है वो कैसा होता है, वीक लिगेंड होता है यहाँ, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, हाई स्पिन। तो ये बन जाएगा D7 हाई स्पिन। ठीक है, D7 हाई स्पिन कैसे बनेगा, देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ऐसे बन जाएगा D7 हाई स्पिन। और ये है कोबाल्ट+3, कोबाल्ट+3 क्या होता है, D6। और जब का कोबाल्ट+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, कोबाल्ट के बाद जो भी मेटल आता है, कोबाल्ट के बाद
निकल, कॉपर, जिंक, अगर ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं तो जो ये वाटर, अमोनिया, ठीक है, एक्सेप्ट कुछ लिगेंड्स को छोड़ के, जैसे सल्फर वाले लिगेंड्स हो गए या हेलोजेंस हो गए, उनको छोड़ के बाकी सारे लिगेंड्स कैसे हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग बिहेव करते हैं। चाहे ऑक्सीजन हो, ऑक्सैलेट हो, ये सारे के सारे लिगेंड कैसे बिहेव करते हैं, स्ट्रॉन्ग बिहेव करते हैं, ठीक है। कोबाल्ट +3 में हमारे पास जो अमोनिया है वो स्ट्रॉन्ग बिहेव करेगा, यानी कि ये कैसा हो जाएगा, D6 लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा कॉम्प्लेक्स होगा, ये लो स्पिन, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब अगर बात करें कि इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट होगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से एक्साइट होगा, देखो हमें पता है कि ये वाले इलेक्ट्रॉन जाएंगे, देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स इन वाले ऑर्बिटल्स में आए, यानी कि ये वाले इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल से जाएंगे वो तो T2G है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जहां जाएंगे वो जगह खाली होनी चाहिए। तो यहाँ पे बेसिकली इलेक्ट्रॉन होमो से ल्यूमो में जाते हैं। ल्यूमो होता लोएस्ट अनऑक्यूपाइड, अनऑक्यूपाइड ऑर्बिटल कौन सा है, Eg, ठीक है, ये है इसका ल्यूमो। तो यहाँ पे बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, मतलब जो हमारे पास ल्यूमो है वो Eg है, तो बेसिकली T2G से Eg में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ठीक है। अब क्या बोल रही हूँ मैंने बोला ये रिएक्शन फॉलो करती है आउटर स्फीयर मैकेनिज्म, और हमें पता है आउटर स्फीयर मैकेनिज्म कैसी होती है, T2G से T2G में होती है, ऐसे ही होता है। अगर हमने ये वाली रिएक्शन T2G से T2G में करवानी है तो हमें यहाँ पे T2G में एक स्पेस खाली करना पड़ेगा, है ना। और T2G में देखो स्पेस कब खाली होगा, देखो कोबाल्ट +3 में Eg में सिर्फ जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन कहाँ आने चाहिए, T2G में, तभी वो आउटर स्फीयर मैकेनिज्म से रिएक्शन होगी, यानी कि हमें इसका T2G में जगह बनानी पड़ेगी। यहाँ पे T2G में जगह नहीं है, और T2G में अगर जगह बनानी है तो हमें क्या करवानी पड़ेगी, हमें करवानी पड़ेगी एक्साइटेशन, ठीक है। एक्साइटेशन करवानी पड़ेगी, और अगर एक्साइटेशन करवानी है तो हमें क्या प्रोवाइड करनी पड़ेगी, एनर्जी। और जब हमें कोई रिएक्शन करवाने के लिए खुद से एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है तो वो रिएक्शन कैसी हो जाती है, थोड़ी स्लो, क्योंकि हमें खुद एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही है उस रिएक्शन को करवाने के लिए, तो वो रिएक्शन हमारे पास स्लो हो जाती है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे देखो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स है CONH3 6+2, ठीक है, ये वाला कॉम्प्लेक्स है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसकी है T2G5 और Eg2, ठीक है। हमें T2G से इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाना है ना, तो हमें T2G में इलेक्ट्रॉन्स को लेके आना पड़ेगा। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी होनी चाहिए, T2G6 एंड Eg1। हुआ क्या कि हमने एक इलेक्ट्रॉन Eg से T2G में डाल दिया, ठीक है। तो हमारे पास ये कॉन्फ़िगरेशन बन गई। वही हमारे पास क्या था, CONH3 6+3, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन आना है, इसमें इलेक्ट्रॉन लाने के लिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, देखो T2G3 Eg0, सॉरी T2G6 Eg0। T2G में जगह बनानी पड़ेगी, T2G में जगह बनानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, T2G5 Eg1, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करवाना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे ही होगा ना। अब देखो क्या है, अब देखो T2G में स्पेस है, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ भी T2G में पड़ा है ना, T2G6 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन देखो दो चीजें है, एक तो ट्रांजिशन T2G से T2G में होनी चाहिए, ठीक है, फर्स्ट। सेकेंड चीज क्या है कि हमारे पास स्पिन अलाउड ट्रांजिशन होनी चाहिए। स्पिन अलाउड ट्रांजिशन वो तभी होगी जब हमारे पास ये T2G6 होगा और ये T2G5 होगा। खुद ही देखो ना, हमारे पास क्या है ये, जब हमारे पास कैसा होगा T2G6, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे होगा ये, ठीक है। और ये T2G5 होगा, ठीक है, 1 2 3 4 5, है ना। तभी हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर इधर जा सकता है, ठीक है। और ट्रांजिशन कैसी होगी, फिर ये ट्रांजिशन हमारे पास कैसी होगी, स्पिन अलाउड ट्रांजिशन होगी, अदरवाइज तो पॉसिबिलिटी नहीं है कैसे भी। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमने एक्साइट करवा के यहाँ भेज दिया, ठीक है, इस तरह से हो गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या हुई, एक्साइटेशन हुई। अब इस पॉइंट पे क्या हो गई, एक्साइटेशन, ठीक है, एक्साइटेशन। अब ये सबसे पहले तो देखो ये जो स्टेट्स थी हमारे पास, ये कैसी थी, ग्राउंड स्टेट्स थी, ठीक है। अब ये वाली स्टेट्स कैसी है, एक्साइटेड स्टेट है, और एक्साइटेड एक्साइटेड स्टेट में ही एक्साइटेशन भी हो रही है हमारे पास, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर भी हमारे पास कहाँ हो रहा है, एक्साइटेड स्टेट में ही हो रहा है, ठीक है। अब एक्साइटेड स्टेट है ना, यहीं पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। अब T2G से इलेक्ट्रॉन जाएगा T2G में, T2G5 में, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा ये T2G5 और Eg
1, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा T2G6 और Eg1, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ था इसमें, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की सॉरी ट्रांसफर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास बन गया। अब आपको पता है ये क्या बन जाएगा, अब यहाँ पे ये बन जाएगा कोबाल्ट+3 और ये क्या बन जाएगा, कोबाल्ट+2, ठीक है। ये हमारे पास जो एक्साइटेशन हुई है ये कहाँ हुई है, ये हुई है एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है। लेकिन सिस्टम क्या चाहेगा, दोबारा से ग्राउंड स्टेट में आना, ठीक है। ग्राउंड स्टेट में वो कब आएगा, अब ये कोबाल्ट+3 है, कोबाल्ट+3 में हमारे पास ग्राउंड स्टेट कौन सी है, जब T2G में 6 इलेक्ट्रॉन्स है और Eg में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे T2G6 हो जाएगा और Eg0 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये T2G कोबाल्ट+2 की ग्राउंड स्टेट क्या है, T2G5 एंड Eg2, तो ये क्या बन जाएगा, T2G5 एंड Eg2, ठीक है। ये इसकी बन जाएगी फिर ग्राउंड स्टेट, ठीक है। अब ये बन गया कोबाल्ट+2, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन आया ये बन गया कोबाल्ट+2, देखो, ठीक है। और जहां से इलेक्ट्रॉन गया ये बन गया कोबाल्ट+3, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि हमें अगर इस तरह के सिस्टम में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करवाना है, देखो होगा तो आउटर स्फीयर से ही, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई ब्रिजिंग लिगेंड नहीं है, अमोनिया अमोनिया ब्रिजिंग लिगेंड नहीं होता। ब्रिजिंग लिगेंड कौन होता है, जिनके पास अनसैचुरेशन पॉसिबल होती है, या फिर यूं कह लो जिनके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, जिनके पास एक से ज्यादा लोन पेयर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। या फिर आप सिंपली समझ सकते हो, एक से ज्यादा लोन पेयर भी नहीं, आप ऐसे समझ सकते हो, ब्रिजिंग सिर्फ वही कर सकता है जिनके पास टेंडेंसी है मल्टीपल बॉन्ड्स बनाने की। जैसे कि देखो हमारे पास क्या है, ये क्लोरीन है ना, क्लोरीन ने एक बॉन्ड इस मेटल के साथ बना दिया, ठीक है, और दूसरा इस वाले मेटल के साथ बना दिया। वही अमोनिया है, नाइट्रोजन है, ठीक है, अमोनिया, इसने अपना लोन पेयर एक मेटल को दे दिया। अब इसके पास अवेलेबिलिटी नहीं है और बॉन्ड बनाने की, क्योंकि ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, इसके पास कोई वेकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है, तो ये ब्रिजिंग नहीं कर सकता है, अमोनिया ब्रिजिंग नहीं कर सकता, ठीक है। तो यानी कि ये रिएक्शन आउटर स्फीयर मैकेनिज्म से ही जानी थी, और आउटर स्फीयर मैकेनिज्म से रिएक्शन जाने के लिए हमने कंडीशन पढ़ी है कि T2G से T2G में रिएक्शन होनी चाहिए और दूसरा स्पिन अलाउड ट्रांजिशन होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हमने T2G से T2G में अगर ट्रांजिशन करवानी है, ठीक है, उसके लिए हमें एक्साइटेशन करवानी पड़ेगी और दूसरा स्पिन अलाउड ट्रांजिशन करवानी है। तो एक्साइटेशन करवानी पड़ेगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन लेके आना पड़ेगा, क्योंकि हमें स्पिन अलाउड ट्रांजिशन करनी है। एक तो यहाँ इलेक्ट्रॉन लेके आना पड़ेगा इस ऊपर से यहाँ, तो ये स्टेट कैसे बन जाएगी, T2G6 एंड Eg1, ये स्टेट ऐसे बन जाएगी। यहाँ क्या होगा है, स्पेस खाली करना पड़ेगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके ऊपर भेजना पड़ेगा, क्या बन जाएगा फिर, ये T2G5 Eg1। उसके बाद क्या होगा, इन्हीं ये एक्साइटेड स्टेट है ना, इस एक्साइटेड स्टेट में ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, इसमें से अब इलेक्ट्रॉन आपको पता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर यहाँ पे हो रहा है, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा, T2G5 Eg1, और ये क्या बन जाएगा, T2G6 Eg1। पर आपको पता है अब ये कोबाल्ट+3 बन गया, और कोबाल्ट+3 की ग्राउंड स्टेट ये होती है, वैसे ही कोबाल्ट+2 बन गया, कोबाल्ट+2 की जो ग्राउंड स्टेट होती है वो ये वाली होती है, ठीक है। तो इस तरह से इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, तो ये आपने ध्यान रखना है कि ये स्लो aqueous रिएक्शन होती है, ठीक है। तो इसके आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जो कि आपको जितना मैंने बताया है उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। एक मैंने आपको एग्जांपल बताया, देखो अभी अभी कोबाल्ट H2O6+3 का +2 से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है बेसिकली किसमें, कोबाल्ट, सॉरी H2 का नहीं था, ये अमोनिया का था। क्या है यहाँ पे, अमोनिया, ठीक है, और यहाँ पे है कोबाल्ट NH3 6+3, ठीक है। अब इस वाले कोबाल्ट से इस वाले कोबाल्ट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा था, ठीक है। और हमें पता है यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करवाने के लिए हमें क्या करवानी पड़ी है, एक्साइटेशन करवानी पड़ी है। अब देखो क्वेश्चन ऐसे भी इसमें बनता है कि यहाँ पे अमोनिया है, सपोज यहाँ वाटर होता, कि हमारे पास क्या होता, ये होता COH2O6, में इसका प्रोडक्ट नहीं बना रही बिकॉज यू नो दैट प्रोडक्ट बनने के बाद ये कोबाल्ट+3 बन जाएगा, कोबाल्ट+2 बन जाएगा। सपोज हमारे पास ये होता, ठीक है, COH2O6+3, सपोज अमोनिया की जगह में वाटर होता, फिर क्या होता, अमोनिया की जगह पे अगर वाटर होता तो यहाँ पे अगेन ये क्या है, कोबाल्ट+3, और कोबाल्ट+3 में वाटर भी कैसा हो जाता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो यहाँ पे भी हमें क्या करवानी पड़ती है, एक्साइटेशन, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये वाला हमारे पास कैसा है, स्ट्रॉन्ग ये वीक कॉम्प्लेक्स है,
ठीक है, ये हमारे पास हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है और ये हमारे पास कैसा है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इसका केस भी बिल्कुल ऐसा बनता है ऊपर जैसे वाले की तरह, है ना। T2 मतलब अगर हमें आउटर स्फीयर से रिएक्शन करना तो यहाँ भी हमें क्या करवानी पड़ती, एक्साइटेशन करवानी पड़ती। तो यहाँ पे भी हमें क्या करवानी पड़ती, एक्साइटेशन ही करवानी पड़ती। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ऐसे होता। और यहाँ पे ये अगेन ऐसे होता। ठीक है, 6 है तो 1 2 3 4 5 6। अब हमें पता है यहाँ पे भी हमें एक्साइटेशन करवानी पड़ रही है और इस वाले एग्जाम्पल में भी हमें एक्साइटेशन करवानी पड़ी थी। अब मैंने क्या बोला था, एक्साइटेशन से हमें क्या है, हमारी रिएक्शन हमें कैसी हो रही है, स्लो हो रही है, रिएक्शन स्लो हो रही है। क्यों? क्योंकि एक्साइटेशन करवाने के लिए हमें एनर्जी खुद देनी पड़ती है। ठीक है, बाहर से प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से रिएक्शन कैसी हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। अब देखो, जहां पे ये एक्साइटेशन एनर्जी जो है वो लेस होगी, जिस वाले एग्जांपल के लिए, चाहे इसके लिए चाहे इसके लिए, जहां पे ये एक्साइटेशन एनर्जी लेस होगी, वहां पे रिएक्शन जो होगी वो कैसी होगी, रिएक्शन होगी फास्टर। ठीक है, वहां पे रिएक्शन कैसी हो जाएगी, फास्टर रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो आपको पता है अगर अमोनिया और वाटर है, ठीक है, अमोनिया और वाटर, ठीक है, इनमें जो स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है वो कौन होता है, ऑब्वियसली अमोनिया होता है, क्योंकि अमोनिया में नाइट्रोजन डोनर है। ठीक है, और वाटर में ऑक्सीजन डोनर है, और ज्यादा ज्यादा जो गुड डोनर होता है वो नाइट्रोजन होता है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। जो जितना ज्यादा गुड डोनर होता है वो उतना अच्छा हमारे पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। ठीक है, क्योंकि वो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स देगा मेटल को, उतना ही ज्यादा हमारे पास क्या होगा, वहां पे इलेक्ट्रॉन रिपल्जन की वजह से उतनी ही ज्यादा क्रिस्टल स्प्लिटिंग होगी। ठीक है, ये सारी मैंने कोर्स में सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें बहुत अच्छे से समझाई हैं डिटेल में। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, ज्यादा क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग जो होगी वो किस में होगी, वो होगी अमोनिया में। अमोनिया में अगर लेवल्स के बीच में गैप इतना है सपोज, ठीक है, ये है, इतना है। ठीक है, तो वाटर के केस में यही गैप हमारे पास कम आएगा, इतना आएगा। ठीक है, वाटर के केस में इतना गैप होगा, अमोनिया के केस में इतना गैप होगा। रीजन क्या है, क्योंकि अमोनिया वाटर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अगर हमारे पास गैप कम है, ठीक है, तो जो एनर्जी होगी एक्साइटेशन के लिए वो भी कम चाहिए होगी, यानी कि वाटर के केस में एक्साइटेशन एनर्जी हमारे पास लेस चाहिए होगी। ठीक है, यानी कि वाटर के केस में अगर एक्साइटेशन एनर्जी लेस चाहिए, तो यानी कि अगर हमारे पास क्या होता, वाटर होता लिगेंड, तो रिएक्शन कैसी होती, रिएक्शन उसके केस में कैसी होती, फास्टर होती। तो आपको ये एग्जाम्पल ध्यान में रखना है, बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, आपको काफी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसी पे बेस्ड मिल जाएंगे। ठीक है, जो कि जितना मैंने करवाया उससे सॉल्व भी हो जाएंगे। ठीक है।